23 फरवरी 2020 को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2019 कैटेगरी नंबर 5 जूनियर प्रोग्रामर स्किल डेवलपमेंट का इवनिंग सेशन में जो पेपर लिया था उसका इस वीडियो में हम सॉल्यूशन देखेंगे। और ये इस सीरीज का 12वां पार्ट है। इस सीरीज में आपको 100 पेपर सेट मिलने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके लिए नए होंगे या उसमें आपको नई नई बातें बिल्कुल बताई जाएंगी। इजी क्वेश्चनों के ऊपर टाइम ज़्यादा लगाऊंगा नहीं। पर्यायवाची शब्द का सही चयन कीजिए। मनुष्य का यहाँ पे आपको पर्यायवाची बताना है। मनुष्य का पर्यायवाची क्या होगा? सखा बिल्कुल नहीं होगा, साथी बिल्कुल नहीं होगा, समाज बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा? पुरुष मनुष्य का सही से पर्यायवाची होगा। विलोम शब्द बताना है किसका? गीला। गीला शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो इजी क्वेश्चन है। गीला का क्या होता है? सूखा होता है। इजी क्वेश्चन के चक्कर में आप वीडियो को स्किप न कर देना, क्योंकि वीडियो में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। हथियार डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हथियार डालना क्या होता है? हार मान लेना। हार मान लेना। बहुत सारे बच्चे 3-4 अटेम्प्ट दे करके 5-5, 6-6 मार्क्स के गैप से जब छूट जाते हैं तो वो क्या कर देते हैं? हथियार डाल देते हैं। ऐसे बच्चों को मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें, आपका सिलेक्शन भगवान की दया से जरूर हो जाएगा। गाड़ियों शब्द का सही एक वचन बताएं। गाड़ियों शब्द का सही एक वचन बताएं। तो गाड़ियों, गाड़ी। और मात्रा कौन सी आएगी? बड़ी ई की आएगी। ध्यान देंगे, छोटी मात्रा बिल्कुल भी नहीं आएगी। अनेक गाड़ियां भी कई बार बच्चे करते हैं, ये बिल्कुल क्या होगा? गलत होगा। और गाड़ियां, ये ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ये इजी है लेकिन उतना ही कई बार क्या कराता है? गड़बड़ भी करा देता है। बात शब्द का सही बहुवचन चुने। बात, बात शब्द का सही बहुवचन चुनिए। क्या चुनिए? बहुवचन चुनिए। क्या होगा? बात, बातें। बात, बातें। ध्यान देंगे, ये भी बातें हैं लेकिन लिखा कैसे जाएगा? ध्यान देंगे, बिंदी भी पीछे आएगी। इसके बाद क्वेश्चन लेंगे आपका। क्वेश्चन आपका इंग्लिश का है और यहाँ पर आपको सिनोनिमस बताना है किसका? ज्वाइन का। तो ज्वाइन का सिनोनिमस क्या होता है? देखिए, ज्वाइन क्या है ध्यान से समझेंगे, ये बार बार एग्जामिनर पूछता है, इसलिए 2 मिनट लगाऊंगा आपकी इसके ऊपर। तो ज्वाइन का सिनोनिम क्या होगा? ज्वाइन होता क्या है? ज्वाइन एक वर्ब है। ज्वाइन क्या है? एक वर्ब है। ये भी पूछा गया था एग्जाम में। क्या पूछा था? ज्वाइन का क्या बनाओ आप? ज्वाइन का आप नाउन बनाओ। क्या क्या बनाओ? नाउन। तो ज्वाइन का नाउन क्या होगा? ज्वाइन का नाउन होगा ज्वाइंट। क्या होगा? ज्वाइंट। JOINT ज्वाइंट होगा। या आप इसको जंक्शन भी बोल सकते हो। क्या होगा? JUNCTION जंक्शन। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ज्वाइन क्या है? ज्वाइन वर्ब है और इसका नाउन बनाएंगे तो ज्वाइंट हो जाएगा या जंक्शन हो जाएगा। चलिए बात करूंगा आपके सिनोनिमस की। तो ज्वाइन का जो सिनोनिमस होगा वो देखिए, मैं थोड़ा सा जूम करना चाहूँगा इसको एक बार, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ पाए। तो यहाँ पे मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा ज्वाइन के बारे में। तो ज्वाइन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को ज्वाइन कर लेना, मतलब जुड़ जाना, यानी कि कनेक्ट हो जाना। पहला तो ये लिखो कनेक्ट, ये पूछा जाता है कनेक्ट। इसके बाद आपका यूनाइट पूछा जाता है, UNITE यूनाइट भी पूछा जाता है। और आपका फिक्स पूछा जाता है, फिक्स। और आपका अफिक्स भी पूछा जाता है, फिक्स के साथ ही अफिक्स, AFFIX अफिक्स पूछा जाता है। और अटैच भी पूछा जाता है, ATTACH अटैच पूछा जाता है। और ऐड पूछा जाता है। और इसमें आपका एक अनेक्स वर्ड होता है, ये भी इसमें पूछा जाता है। ठीक है। तो ये इसके यहाँ पे आप मेन मैंने इसके सिनोनिम्स लिख दिए आपके। तो ऑप्शन में जाकर के देखेंगे कि इसमें क्या यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे ज्वाइन का जो सिनोनिम्स आपको यहाँ पर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है अटैच। तो सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर अटैच होगा। मैं आपसे बिल्कुल बोलना चाहूँगा सभी बच्चों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कि जो प्रीवियस पेपर में जो आपके एंटोनिमस सेंटोनिमस जो भी आपके हैं उनको आप रट्टे मार लो, और उनके जो ऑप्शन जैसे मैंने अभी पीछे लिखे थे वो वाले भी आप लिख लो, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, एक बार ये हटा करके दूसरा वाला दे देगा आपको। समझ रहे हो ना बात को? सिंपैथी यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपैथेटिक। ठीक है, इसका आपको क्या बताना है? एंटोनियम बताना है। क्या बताना है? एंटोनियम। तो क्या होगा एंटोनियम इसका? एक बार दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखिए। मैं एक बार यहाँ लिखना चाहूँगा थोड़ा जूम करके। तो ये देखिए, तो सिंपैथेटिक का एंटोनिम क्या होगा? एक तो आपका होगा अनकेयरिंग। क्या होगा? क्योंकि सिंपैथी होती है किसी के प्रति जब आप भावना दिखाते हो, किसी के प्रति अपनापन दिखाते हो, सिंपैथी बोलते हैं उसको। यानी कि केयर है उसकी हम करते हैं, क्या करते हैं? केयर करते हैं। तो केयर का अपोजिट क्या हो जाएगा? अनकेयरिंग।
अनकेयरिंग, CARING, अनकेयरिंग। या इसको मर्सी एक वर्ड होता है, मर्सी, MERCY, मर्सी, मर्सी माने दया होता है, यानी कि किसी के प्रति सहानुभूति होता है। और मर्सी से क्या होता है, मर्सीलेस बनता है। क्या बनता है, मर्सीलेस, MERCILESS, मर्सीलेस। और फीलिंग होता है एक वर्ड, फीलिंग होती है किसी के प्रति आपकी, FELL, फीलिंग, FELLING, फीलिंग होती है। इसका जब आप एंटोनिम करोगे तो क्या हो जाएगा, अनफीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनफीलिंग हो जाएगा। एक एग्री वर्ड होता है, AGREE, एग्री एक वर्ड होता है, ठीक है। और एग्री से क्या बनता है, एग्रीएबल बनता है। क्या बनता है, एग्रीएबल बनता है, एग्रीएबल बनता है। और इसका जब आप एंटोनिम करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, डिस लगेगा, डिस एग्रीएबल। समझ में बात आ गई। और एक मीन भी होता है, मीन का मतलब घटिया होता है, मीन यानी कि किसी काम को उसके खिलाफ जाकर के कर देना। एक सेंसिटिव होता है कि आप किसी के प्रति क्या हो, सेंसिटिव हो, SENSITIVE, सेंसिटिव होता है। और अपोजिट करेंगे तो अन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, अन जुड़ जाएगा। और एक और होता है, वो भी मेन पूछा जाता है, सोशिएबल होता है। क्या होता है, सोशिएबल, SOCIABLE, सोशिएबल होता है। और अपोजिट करेंगे तो क्या जुड़ जाएगा, UN, अन जुड़ जाएगा, अनसोशिएबल। और अब मैं आपको ऑप्शन पे लेके चलता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या दिखाया गया है। तो ये देखिए, इनसेंसिटिव यहाँ पे दिखाया गया है, सिंपैथेटिक का क्या दिखाया गया है, इनसेंसिटिव। आंसर क्या होगा, ए इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको जो बताया उनको आप लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मिस द बोट। क्या है क्वेश्चन, मिस द बोट, ये ईडियम दिया हुआ है। और इस ईडियम का क्या बताना हमको, इस ईडियम का हमको क्या बताना है, मीनिंग बताना है। क्या बताना है, मीनिंग बताना है। तो आप टॉप 300 ईडियम्स एंड फ्रेजेस आप पक्का याद करके जाएं, अगर आपको ज़्यादा याद नहीं हो पाते हैं तो। और उसमें से अगर आपको वो भी नहीं कर पाते हो तो आप प्रीवियस पेपर के, मैं आपको 200 मेरे पास ये आपके सेट रखे हुए हैं, 200 तो मैं आपको उसमें से एक एक करके निकाल करके PDF फाइल देने वाला हूं। तो आप कम से कम वो तो रटे मार ही लेना। तो मिस द बोट क्या होता है, मिस द बोट होता है मिस आउट एंड अपॉर्चुनिटी, मिस आउट एंड अपॉर्चुनिटी। आप किसी अपॉर्चुनिटी को क्या कर देते हो, जब मिस कर देते हो तो क्या होता है, मिस द बोट। कोई भी आपके सामने, जैसे कि अब आपका फॉर्म निकले हुए हैं, तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो फिर बाद में आप क्या सोचते हो कि काश मैंने फॉर्म भरा होता तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाता। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्रामेटिकली करेक्ट करना है। क्या करना है, ये जो आपको बोल्ड करके दिया हुआ है ट्रेन, इसको क्या करना है, ग्रामेटिकली सही करना है। क्या करना है, ग्रामेटिकली सही करना है। एक बार स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और उसके बाद ठीक करेंगे। आई ट्रेन टू बी ए पायलट, आई ट्रेन टू बी ए पायलट। अब देखो रीजन दिया, बिकॉज माई ड्रीम इज टू ज्वाइन द एयरफोर्स, क्योंकि मेरा सपना है कि मैं एयरफोर्स को क्या करूं, ज्वाइन करूं। मेरा सपना क्या है, मेरा सपना है मैं एयरफोर्स को ज्वाइन करूं। अगर मेरा सपना एयरफोर्स को ज्वाइन करने का है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पायलट के लिए खुद को पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे अभी आप HSC SPSC की आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप अपने आप को भी क्या कर रहे हो, अभी आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हो। क्या कर रहे हो, ट्रेन कर रहे हो, ताकि आप एग्जाम में फाइट दे पाओ सामने वालों को और अच्छे स्कोर के साथ हमारे मैथ वाला चैनल का नाम रोशन करो और अपने पेरेंट्स के साथ साथ अपना नाम भी रोशन करो और पूरी ज़िंदगी आराम से आपकी बीते। यही हमारी दुआ भी है। तो आई एम ट्रेनिंग, मैं अपने आप को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। आई एम ट्रेनिंग टू बी ए पायलट, आई एम ट्रेनिंग टू बी ए पायलट। तो आंसर क्या होगा, ए। अब ये देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, वर्ब भरनी है। क्या करना है, वर्ब भरनी है। क्या करना है, वर्ब गिवन है, इसको भरना है। ये आपकी ब्रैकेट में क्या करी गई है, वर्ब भरी गई है। देखो, आई वाज, अब आपको पता है कि वाज आ चुका है। आई वाज वेरी ग्रेटफुल, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। यानी कि ग्रेटफुल क्या होता है, ग्रेटफुल होता है कि आप किसी के उपकारी हो। क्या हो, उपकारी हो, धन्यवादी हो। क्यों धन्यवादी होता है, सामने वाला जब किसी का कोई काम करता है तो वो आदमी क्या हो जाता है, उसका उपकारी हो जाता है, धन्य हो जाता है उसका। तो आई एम ग्रेटफुल, मैं वेरी ग्रेटफुल हूँ। क्यों, यहाँ पे क्यों बताया, क्योंकि ही रिपेयर माई कंप्यूटर सो प्रोम्प्टली, उसने मेरे कंप्यूटर को सो प्रोम्प्टली, सो देखो सो लगाया, सो लगाने से इसने क्या कर दिया, बात को और बढ़ा दिया है। सो प्रोम्प्टली, प्रोम्प्टली क्या है, प्रोम्प्टली होता है तुरंत। प्रोम्प्टली क्या होता है, प्रोम्प्टली होता है
तुरंत क्या होता है, तुरंत क्या होता है, तुरंत होता है, यानी कि इमीडिएटली होता है। क्या होता है, इमीडिएटली, IMMEDIATELY, इमीडिएटली होता है, यानी कि इंस्टेंटली होता है। क्या होता है, INSTANTLY, क्या होता है, INSTANTLY, इंस्टेंटली होता है, यानी कि फटाफट, तुरंत, यानी कि झटपट, यानी कि झटपट होता है। तो उसने मेरे काम को क्या करा, उसने मेरे काम को, यानी कि मेरे कंप्यूटर को तुरंत से ही रिपेयर कर दिया। क्या कर दिया, जैसे ही मैंने इसको बोला उसने तुरंत क्या करा, मेरे काम को फटाक से कर दिया कंप्यूटर को ठीक। तो इसलिए मैं उसके प्रति क्या हूँ, ग्रेटफुल हूँ। क्या हूँ, ग्रेटफुल हूँ। तो पास्ट की बात चल रही है तो क्या लगाएंगे, सेकंड लगाएंगे इसके अंदर। तो आई वॉज वेरी ग्रेटफुल दैट ही रिपेयर्ड माई कंप्यूटर, दैट ही रिपेयर्ड, क्या करेंगे, ही रिपेयर्ड माई कंप्यूटर सो प्रॉम्प्टली। आगे होगी सुनिए बात। अब ये देखो, ये जीके का क्वेश्चन है आपका, जीके के भी अच्छे क्वेश्चन है इस सेट में। सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ पर थी, सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ पर थी, पाटलिपुत्र में थी। और पाटलिपुत्र को आजकल क्या कहते हैं, पटना कहते हैं। अच्छा, एक बात आपसे पूछना चाहूँगा मैं, बिल्कुल, जो ये सम्राट अशोक थे, जो ये सम्राट कौन थे, अशोक थे, ये मौर्य साम्राज्य के कौन से सम्राट थे, ये मौर्य साम्राज्य के, मौर्य साम्राज्य के कौन से सम्राट थे, बताएंगे, बता पाएंगे क्या आप कि ये मौर्य साम्राज्य के कौन से सम्राट थे, अशोक मौर्य साम्राज्य के कौन से सम्राट थे, ये मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट थे। कौन से सम्राट थे, तीसरे सम्राट थे। पहला कौन था, पहला था चंद्रगुप्त मौर्य, पहला कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। और दूसरा कौन था, दूसरा कौन था, बताइए बताइए, दूसरा कौन था, शाबाश, दूसरा था बिंदुसार। कौन था, बिंदुसार दूसरा था। और ये क्या था, ये अशोक के पिताजी थे। कौन थे, ये अशोक का फादर था। कौन था, पिता था। अच्छा, बिंदुसार के बाद कौन आया, बिंदुसार के बाद कौन आया, बिंदुसार के बाद ये मैंने अभी बताया, तीसरा कौन आया, अशोक आया। कौन आया, अशोक आया, यानी कि बिंदुसार का पुत्र आया। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके ऊपर आपके 2 मिनट लगा रहा था कि अशोक के बाद किसने शासन करा। तो अशोक के बाद शासन किसने करा, दशरथ ने। किसने, दशरथ ने शासन करा। और एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, ये आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देना है। क्वेश्चन लेंगे इसके बाद, भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर में योजनाओं से संबंधित कौन सी धारा को निरस्त कर दिया, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। जब ये आपका फरवरी 23 2020 का पेपर है ये, तो उस टाइम ये आपका करंट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी ये करंट में ही रहेगा थोड़े दिन, तो आपका एग्जाम पता तो करंट में रहेगा बिल्कुल। तो धारा 370 और साथ में 30, देखो ये 370 तो बिल्कुल सबको पता ही है। तो आपको याद क्या रखना है, याद आपको 35A रखना है। क्या रखना है, 35A याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर बड़ा चालाक है, वो क्या करेगा, 370 ऑप्शन में देगा ही नहीं। अब क्या करेगा, आपको जैसे यहाँ पे ऑप्शन में पीछे पीछे दिया हुआ वो आपको देगा, ये हटा करके आपको ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो फिर क्या होगी, आपकी थोड़ी सी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी अगर आपकी तैयारी थोड़ी सी क्या है, थोड़ी सी तैयारी आपकी अगर हल्की है तो मैं आपको एक वीडियो स्पेशल बना के दूंगा। अभी तो आपका टाइम मैं बिल्कुल लूँगा नहीं, क्योंकि किसी का टाइम वेस्ट करना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, एटमॉस्फेयर की कुल मास, यानी कि मास का मतलब द्रव्यमान में 75% घनी परत किसकी है, 75% घनी परत किसकी है, यानी कि एटमॉस्फेयर लेयर दैट कंटेन 75% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर, वो क्या है, वो ट्रोपोस्फियर है। देखो, मैं यही बात बच्चों को बोलने के लिए खासकर वीडियो शूट करा करता हूँ और बच्चों का फोकस लाया करता हूँ वीडियो के ऊपर, कि अब ये देखो ट्रोपोस्फियर उसने दिया है, जबकि हिंदी मीडियम में क्या देना चाहिए, उसको अक्षोभ मंडल देना चाहिए। क्या देना चाहिए, अक्षोभ मंडल देना चाहिए। इसलिए बोलता हूँ कि पुराने क्वेश्चन को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर की भावनाओं का पता चलता है कि वो आपसे आखिर चाहता क्या है आगे भाषण में। तो आप जो ये वर्ड होते हैं इस टाइप के, इनको आप इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जनों में याद करके जाएं, अन्यथा 1 नंबर का लॉस हो जाएगा। और आप समझते हो कि 1 नंबर के लॉस से आज की डेट में हजारों बच्चे आपसे आगे निकल जाते हैं। ज़्यादा ज्ञान न देते हुए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलूंगा, क्योंकि ज्ञान का भंडार दुनिया में पहले ही भरा पड़ा है, क्वेश्चनों की जरूरत है। यदि के द्वारा सुझाया जाए तो राष्ट्रपति को उसकी अवधि से पहले ही हटाया जा सकता है। देखो,
ये अच्छा क्वेश्चन है और सभी को पता है। राष्ट्रपति को, अब इसको देखो, मैं आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। यदि कौन चाहे तो, यानी कि कौन सुझाव दे तो भारत के राष्ट्रपति को उनकी अवधि के समाप्त होने से पहले ही पदच्युत किया जा सकता है, यानी कि हटाया जा सकता है। ठीक है, रिमूव किया जा सकता है उनके पोस्ट से, उनकी पोजीशन से। तो इसके ऊपर मैं आपकी 2-3 बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा और आपकी नॉलेज को भी आपके साथ शेयर करना बिल्कुल चाहूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि ये किस अनुच्छेद में आता है। पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये किस आर्टिकल में आता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाओ, दोनों सदनों में प्रस्ताव पास होगा। दोनों सदनों में, यानी कि निचले सदन, ऊपरले सदन, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में जब आपके प्रस्ताव पास हो जाएंगे तो आपके राष्ट्रपति को उनके जो पोजीशन है उससे हटाया जा सकता है। तो ये किस आर्टिकल में आता है? ये आता है 61 आर्टिकल में। चलो, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको एक बात बोलूँगा और आपको इस बात का कमेंट करना है कि आपको ये बात पता है या नहीं है, और इसके ऊपर फिर आपको एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा। महाभियोजन क्या है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप देख लीजिए। महाभियोजन, 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 ऑप्शन भी दूंगा। महाभियोजन क्या है? महाभियोजन क्या है? दूसरा क्वेश्चन साथ लगाऊंगा, फिर ऑप्शन दूंगा। पद से हटाना क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। पद से हटाना क्या है? पद से हटाना क्या है? लिख लेना कॉपी पे, पद से हटाना क्या है? पद से हटाना क्या है? तो मेरी राइटिंग पे ना जाएं, क्योंकि मैं फ़ोन से काम कर रहा हूँ और फ़ोन से उंगली से लिखना कितना मुश्किल काम है और छोटी सी स्क्रीन होती है। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहें और थोड़ा मेरे को भी आप सपोर्ट करें। तो मैं अब ऑप्शन देता हूँ यहाँ पे, ऑप्शन ए और ऑप्शन ये रहा बी। तो विधायिका कार्यवाही, क्या? विधायिका, विधायिका, विधायिका कार्यवाही। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायपालिका पढ़ी है ना, कार्यवाही। दूसरा ऑप्शन देता हूं आपको, कार्यपालिका कार्यवाही, कार्यपालिका, कार्यपालिका कार्यवाही, कार्यपालिका कार्यवाही। तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। यानी कि आंसर किस में हुआ? आंसर तो ए और बी में ही हुआ ना भाई। ए और बी दोनों कैसे होंगे? और दोनों पॉसिबल नहीं है, इनमें से कोई नहीं भाई, कोई ना कोई तो होगा ही होगा। तो आप ऑप्शनों को हटाने की क्लास सीखो सबसे पहले, अगर आपको पेपर पास करना है आपको, क्योंकि पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, तो उनको आप जब तक हटा नहीं पाओगे ऑप्शन को, तब तक आपके लिए समस्या बनी रहेगी। अगर आप 2 ऑप्शन में हटा पाते हो तो जिंदाबाद के नारे लगाओगे आप, और आपकी टॉप लेवल पे मेरिट आएगी। बात को समझ पा रहे हो ना? तो आंसर दीजिए, महाभियोजन क्या है? विधायक पालिका या कार्यपालिका की कार्यवाही? तो चलिए आंसर करते हैं। महाभियोजन क्या है? महाभियोजन एक विधायिका कार्यवाही है। क्या है? महाभियोजन एक विधायिका कार्यवाही है, जबकि पद से हटाना एक कार्यपालिका कार्यवाही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप हल्के में न लें। पद से हटाना क्या है? पद से हटाना कार्यपालिका कार्यवाही है। पूछा क्या क्वेश्चन है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया। मेरे ख्याल से में बात आ गई होगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? सदन के, दोनों सदनों के द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन 15 क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो आपको थोड़ी नॉलेज भी दूंगा। इनमें से कौन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं? इनमें से कौन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं? राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कौन करता है? विधानसभा में चुने गए सदस्य। ये इस क्वेश्चन के लिए क्या है? सही आंसर है। नारनौल का ऐतिहासिक नाम क्या है? नारनौल का ऐतिहासिक नाम क्या है? नारनौल का ऐतिहासिक नाम नंदीग्राम है। मैंने अपनी वेबसाइट www.online exam क्विज, इस वेबसाइट के ऊपर आप विजिट करें। यहाँ पर मैंने हरियाणा जी के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके लिए लिख दिए हैं, और मैंने आपके लिए यहाँ पे टेस्ट पेपर भी लिख दिए हैं, और यहाँ पे आपके लिए खूब सारा मटेरियल मैंने लिख दिया है, और मैं रूटीन में यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ आपके लिए। तो ये फ्री है, आप ज़रूर विजिट करें। कोई किसी प्रकार की अगर आपको सहायता चाहिए तो वहीं पे कमेंट करें, क्योंकि मैं वहाँ पे भी कमेंट पढ़ता रहता हूँ। भारत स्वतंत्र होने से पहले यमुनानगर का नाम क्या था? भारत स्वतंत्र होने से पहले यमुनानगर का क्या नाम था? तो अब्दुल्लापुर मंडी आपने सुना होगा, बहुत बड़ी मंडी है। तो आंसर क्या है? अब्दुल्लापुर।
क्वेश्चन है, देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहूँगा हिंदी मीडियम पे ले जा करके, क्योंकि मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट क्या हैं, हिंदी मीडियम है। तो हिंदी मीडियम क्वेश्चन लेंगे तो ये आप क्वेश्चन देख लीजिए। नवंबर 2019 में न्यूजेन मोबिलिटी समिट में भरा था। तो अब मैं एक बार वापस इंग्लिश मीडियम में लेके जाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हिंदी मीडियम में समझा दिया तो थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में समझाना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन यहीं से बनेगा आपका। देखो, न्यूजेन मोबिलिटी समिट वाज हेल्ड इन डैश इन नवंबर 2019। तो ये न्यूजेन क्या है, ये इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मिलेगा। 100% तो नहीं बोल रहा, लेकिन आप अगर कई पेपर दोगे तो आपको एक जगह पक्का मिलेगा, क्योंकि मैं एग्जामिनर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि पेपर में इंपॉर्टेंट ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना मैं बता सकता हूँ अपने अनुभव के आधार पर। क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा। तो न्यूजेन क्या है, न्यूजेन एक इवेंट है। न्यूजेन क्या है, न्यूजेन आप समझ लेना, न्यूजेन एक इवेंट है और ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, आप लिखते जाना पॉइंट। ये न्यूजेन इवेंट किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, ये आयोजित किया जाता है ICAT, किसके द्वारा, ICAT के द्वारा। ये ICAT क्या है, ये ICAT है इंटरनेशनल इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव। क्या, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको हटा करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप एक बार लिख लीजिए, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव। क्या, AUTOMOTIV, ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, TECHO, टेक्नोलॉजी। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी है ये, इसके द्वारा ये यानी कि ICAT के द्वारा इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब दूसरी बात, मैं क्यों जोर लगा रहा हूँ मैं इतना जोर क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपको नवंबर में हुआ था, कब, ये नवंबर में हुआ था 27 से 29 नवंबर को। कब हुआ था ये, 27 से 29 नवंबर को हुआ था। क्वेश्चन रिपीट होगा और ये आपको पूछा जाएगा कि भाई ये अब आगे कब होगा, तो ये आगे होगा 2021 में। कब होगा, 2021 में। अब खास बात आ गई ना कि जब तक आपका एग्जाम होगा करंट का क्वेश्चन बन जाएगा ये, क्योंकि आगे वाला भी पूछेगा पीछे वाला भी पूछेगा, क्योंकि इवेंट ये इंपॉर्टेंट है, हरियाणा का इवेंट है, इंटरनेशनल इवेंट है, इसमें बहुत सारे कंट्री है। मैं आपसे बाद में बात करूंगा जब मैं वीडियो को पढ़ाऊंगा। अब ये पेपर सोल्व कर रहा हूँ तो वीडियो को छोटा रखना ही मैं चाहूँगा बिल्कुल। तो 27 से 29 अक्टूबर को, कब, 27 से 29 अक्टूबर को। अब देखो ये कब हुआ, ये नवंबर में, आगे कब होगा, अक्टूबर में। 27 से 29 अक्टूबर को 2021 में ये आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, अभी ये भी तो क्वेश्चन है ना कि कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो ये तो डेट हो गई कि ये आयोजित किया जाएगा यहाँ, इस डेट को, और किसके द्वारा मैंने आपको बता दिया, ICAT के द्वारा आयोजित किया जाता है, और फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है। तो ये गुरुग्राम में होगा। कहाँ पर होगा, ये गुरुग्राम में होगा, लिख लो, गुरुग्राम में ये होगा। 2021 में कहाँ होगा, 2021 में होगा गुरुग्राम में। 2019 में कहाँ हुआ, क्या आप कमेंट कर पाओगे इस बात का, उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट कर पाओगे। क्वेश्चन लेंगे, RPF के लिए अत्याधुनिक कमांडो प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर शुरू करने की योजना है। तो RPF के लिए अत्याधुनिक कमांडो प्रशिक्षण केंद्र जगाधरी में शुरू करने की योजना है। हरियाणा सरकार ने विदेशों के सहयोग से निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौन नया विभाग स्थापित किया है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपके 2-3 फ्रेम होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन कॉरपोरेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन कॉरपोरेशन। मैं इस क्वेश्चन को आपको एक बार मैं जूम करूंगा, इसको एक बार आप इसको समझ लो। हरियाणा सरकार ने विदेशों के सहयोग से निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन कॉरपोरेशन शुरू किया है, विदेश सहयोग विभाग शुरू करा है। अब मैं इसको थोड़ा जूम करना चाहूँगा और फिर आपको थोड़ी सी नॉलेज भी देना चाहूँगा। तो ये है यहाँ पे स्पेस, तो ये स्पेस सफिशिएंट रहेगा मेरे लिए, क्योंकि इतना ही मेरा फ़ोन अलाउ करता है। तो अब देखो, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसके CEO कौन है, क्या यानी कि इसके चेयरमैन कौन है।
क्या क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन है? आप लिखते जाओ, ASHWANI, अश्वनी जौहर। क्या? अश्वनी जौहर, JOHAR। अच्छा जी, क्वेश्चन इसके ऊपर ये पूछा जाएगा कि इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? वो इसका ऑफिस है HSIIDC के पंचकुला में। कहाँ पर? पंचकुला में। कहाँ पर? पंचकुला में, PANCHKULA। कौन है CEO? अश्वनी जौहर। और ऑफिस कहाँ पर है? पंचकुला में। किसके अंतर्गत आता है? ये कौन हैंडल करता है? HSIIDC इसको हैंडल करता है। इसके बारे में हम खूब पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो अपने क्वेश्चन पर वापस आऊँगा और आगे बात करना चाहूँगा आपसे क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। 7 स्टार स्कीम के तहत हरियाणा की कितनी पंचायतों को 6 स्टार रेटिंग दी गई है? 7 स्टार स्कीम के तहत हरियाणा की कितनी पंचायतों को 6 स्टार रेटिंग दी है? तो ये क्वेश्चन आप पढ़ लो अभी तो, लेकिन ये मैं चाहूँगा कि जब आपका एग्जाम हो उस टाइम आप इस क्वेश्चन को अपडेट करके जाएं। क्या करके जाएं? अपडेट करके जाएंगे। याद रखेंगे इस बात को, इस क्वेश्चन को अपडेट करना जरूरी है। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश था। कई बार चर्चा कर चुके हैं। को हरियाणा के प्रथम सांघी होने का श्रेय जाता है? तो किशनलाल भट्ट को हरियाणा का प्रथम सांघी होने का श्रेय जाता है। ये बात भी हम सब जानते हैं। पंडित निकिराम शर्मा हु स्टार्टेड संदेश फौज कहाँ से? भिवानी से। यानी कि क्या ये कह रहा है कि जो पंडित निकिराम शर्मा हैं उन्होंने भिवानी से शुरुआत की थी। किसकी? तो ये आपको समाचार पत्र दिखाए गए। संदेश नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी कहाँ से? भिवानी से। किसने? पंडित निकिराम शर्मा ने। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? मोरनी हिल है। और इसके ऊपर भी 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। ये मैं हरियाणा जी के वाली वीडियो में आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगा इसके बारे में। तो अभी इतना ही इसको रखता हूँ। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने % क्षेत्र में हरियाणा का गठन हुआ है? इंडिया का जो टोटल एरिया हरियाणा के पास हो कितना है? वो है 1.3%। कितना? 1.3%। बार बार रिवीजन करने से क्वेश्चन याद भी रहते हैं। नदी को दिल्ली में नजफगढ़ नाला कहा जाता है? कौन सी नदी को दिल्ली में नजफगढ़ नाला कहा जाता है? किसको? साहिबी नदी को। साहिबी नदी को दिल्ली में नजफगढ़ का नाला कहा जाता है। हरियाणा के स्टेट इलेक्शन, देखो ये क्वेश्चन मैं बोलता हूँ बार बार मैं आपको कि अगर आपने इलेक्शन कानूनगो या इलेक्शन नायब तहसीलदार का पेपर देना है तो आप ऐसे क्वेश्चनों को पकड़ लो, पकड़ के रखो अपने पास। ऐसे क्वेश्चन आपको एक नहीं दो नहीं काफ़ी आने की पॉसिबिलिटी है। आपको पता है डिपार्टमेंट जब पेपर लेता है तो 50-50 क्वेश्चन डालता है पेपर में। और अगर 50 क्वेश्चन आपके पेपर में सिलेबस में अगर आपके पोस्ट के रिलेटेड आ गए तो फिर आप सोच लो कि आप तैयार हो या नहीं। मैं बोलता हूँ बार बार में अच्छे से तैयारी कर लो, नहीं तो कहीं आपके साथ वही ना हो जाए जो खरगोश और कछुए वाली कहानी में खरगोश के साथ हो गई थी बेचारे के साथ। हरियाणा के स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी कि राज्य चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? 1993 में हुआ। तो आपको CEO, हेड ऑफिस वगैरह वगैरह सारी बातें याद रखनी है। हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें? हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं। औसत रूप से हरियाणा वन विभाग प्रति साल कितने हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण करता है? औसत रूप से पूछा है। हरियाणा वन विभाग प्रति साल कितने हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण करता है? यानी कि वृक्ष लगाता है। 20,000 हेक्टेयर भूमि पर वृक्ष लगाता है। क्वेश्चन है आपका इको टूरिज्म सपोर्ट निर्माण स्थापित है। क्वेश्चन क्या है? हरियाणा वन विभाग ने कहां पर इको टूरिज्म सपोर्ट निर्माण स्थापित किया है? तो कालेसन वन्य जो आपका अभ्यारण्य है वहां पर क्या है? ये आपका इको टूरिज्म सपोर्ट है। क्वेश्चन है हरियाणा अध्ययन पत्रिका का पहला प्रकाशन इस साल में किया गया। हरियाणा अध्ययन पत्रिका, क्या क्वेश्चन है? हरियाणा अध्ययन पत्रिका का पहला प्रकाशन, ये नंबर 1, ये नंबर 2 खाली स्थान भरने। हरियाणा अध्ययन पत्रिका का पहला प्रकाशन 1969 में। कब? 1969 में। किसके द्वारा? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया। याद रखेंगे, डेट भी याद रखेंगे।
1969 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के द्वारा हरियाणा अध्ययन पत्रिका का पहला प्रकाशन किया गया। डेट भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के राज्य विधानसभा के स्पीकर पद पर कौन सी पहली महिला नियुक्त हुई थी? कौन सी पहली महिला स्पीकर बनी थी? यानी कि जो आपकी पहली महिला स्पीकर थी वो कौन थी? वो थी सन्नो देवी। कौन थी? सन्नो देवी थी। क्या थी? सन्नो देवी थी। और सन्नो देवी के ऊपर मैं 2-3 क्वेश्चन आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, आप उनको भी याद रखना कि ये पहले स्पीकर से पहले पंजाब की डिप्टी स्पीकर थी, तो आपको वो सारी चीज़ें याद रखनी है। नेचुरल क्या बोल रहा है? नेचुरल क्या बोल रहा है? फॉरेस्ट कमेटी हैव बीन फॉर्म्ड विलेज अंडर द नेचुरल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम। तो क्या ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक वनीकरण कार्यक्रम के तहत गांव में विलेज फॉरेस्ट कमेटीज, ग्राम वन समितियां गठन की गई। तो सीधी सीधी बात आप समझ लो कि क्वेश्चन ये है, और याद रखने वाली बात क्या है कि ग्राम वन समितियां कितनी गठन की गई, कितनी ग्राम वन समितियों का गठन किया गया है, कितनी ग्राम वन समितियों का गठन किया गया है? 817 ग्राम वन समितियों का गठन किया गया है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आगे सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन देखेंगे 36। क्वेश्चन कंप्यूटर का है, इनमें से कौन खाली टैग और HTML से क्लोजिंग टैग की आवश्यकता नहीं पड़ती है? क्या क्वेश्चन है कि कौन से खाली टैग है, वो इनमें से कौन सा है? आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाए गए, तो इनमें से कौन सा है जिसमें HTML से क्लोजिंग टैग की आवश्यकता नहीं पड़ती? HTML से क्लोजिंग टैग की आवश्यकता नहीं पड़ती कि इसके साथ आंसर क्या है? बी। तो ओपन करेंगे BR, फिर क्लोज कर देंगे। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्रोसेस को उनके रन टाइम के दौरान डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी है? तो ये क्वेश्चन कई बार आप पढ़ चुके हो। आंसर क्या है इसके लिए? आपका हीप क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता किसने रची? ये आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है। ये आपके तहसीलदार वाले पेपर में भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया था। वहाँ पे पूछा था कृत्रिम बुद्धि क्या है, और उसके बाद ये पेपर हुआ तो इसमें क्या पूछा कि ये किसने लिखा, यानी कि किसने लिखा? तो ये जोहन मैकार्थी की ये है। किसकी है? जोहन मैकार्थी। क्या? जोहन मैकार्थी। याद रखेंगे, ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सदाबहार क्वेश्चन है। ये स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन आता है। अब इसके बाद देख लो क्वेश्चन आपका एक और कंप्यूटर का, उसके बाद रीजनिंग पढ़ेंगे। इनमें से कौन से OSI मॉडल के लेयर में मल्टीप्लेक्सिंग और डाटा स्प्लिटिंग होता है? मल्टीप्लेक्सिंग और डाटा स्प्लिटिंग होता है किसमें? ट्रांसपोर्ट लेयर में। किसमें? ट्रांसपोर्ट लेयर में। क्वेश्चन है, असंगत बताएं, ओड बताएं। 57, 117, 87, 127 ये आपको दिए हुए हैं। ओड बताना है तो फैक्टर कर लो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि फैक्टर कर पाएंगे। 3 से डिवाइड होगा, ये भी आपका 3 से डिवाइड होगा, ये भी आपका 3 से डिवाइड होगा। आप देख पा रहे हो 3 एकम 3 और 2 बचेंगे, तो 3 निमा 27। और ये आप 3 तिया 9 करेंगे, 2 बचेगा, 3 निमा 27 करोगे। 3 दूनी 6 करोगे, 2 बचेंगे, 3 निमा 27 करेंगे। 3 चौके 12 करेंगे, तो आगे फैक्टर नहीं हो पाएगा। तो आंसर डी है। अब ये देखो, ये अच्छे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। ये इजी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, वो मुझे दिख रहा है यहाँ से, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये देखो, AZ क्या लिखा है? AG का रिलेशन है किसके साथ? ZT के साथ। और इसको बिलोंग कराना किसके साथ? EJ के साथ क्या करना है? इसको बिलोंग कराना है। तो अब देखो, हमको न्यूमेरिकल पढ़े अच्छे से, ये अल्फाबेट वाले। तो AZ होता है और GT होता है। क्या होता है? AZ अपोजिट पढ़े ना, AZ और GT। तो E क्या होता है? EV होता है। और J क्या होता है? JQ होता है। रट लो इन चीज़ों को, तो आपने रटे रखे होंगे सब। तो आंसर क्या होगा? ये इसका C क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नज़रों के क्वेश्चन होते हैं ये। अब ये देखो, ये क्वेश्चन मुझे बड़ा प्यारा लगता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कई एग्जाम में देखा है इस क्वेश्चन को। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये आप एक बार इस क्वेश्चन को करके भी देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन क्यों बड़ा अच्छा है। इस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक है।
अभी देखो पहले तो एग्जाम में क्या करा, माइनस 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 करके बच्चों को डरा दिया कि ये माइनस माइनस आ गया, तो बहुत सारे बच्चे तो माइनस माइनस देख करके क्या हो जाते हैं, बिदक जाते हैं बेचारे कि ये क्या माइनस माइनस है, क्योंकि माइनस के बच्चे प्रैक्टिस करते बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं होता, बिदकना बिल्कुल नहीं होता, हौसले में रहना होता। कॉन्फिडेंट की लड़ाई है सिर्फ, और कोई भी लड़ाई नहीं होती। देखेंगे ध्यान से, 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, ये तो सीरीज चल रही है ऐसे। फिर 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11, ये सीरीज चल रही है ऐसे। ब्लैंक कहाँ पे बढ़ना है, ब्लैंक यहाँ पे बढ़ना है। आंसर क्या होगा 11। सोल्व करने के बाद तो ईजी लगता है। एक बार फिर करूंगा इस क्वेश्चन को मैं, ये देखिए, 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7, नीचे सीरीज दूसरी है, 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11, 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11, ये आपकी सीरीज है। तो दो सीरीजों को एक साथ घुसा देता है एग्जामिनर। तो जब आपको ओडी उनका चक्कर आपको समझ में आ जाएगा, तो आप इन क्वेश्चनों को आराम से कर पाओगे। क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। 43 नंबर पे क्वेश्चन आपका आ गया है। तो क्वेश्चन है, सक्सेसफुल इज कोडेड एज 1 2 3 3 4 5 5 6 to 7, बड़ा लंबा लिखा हुआ है। हाउ विल FULL बी कोडेड। अब देखो क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि आप जोड़ तोड़ लगाओ। अब देखो जो पूछा गया है ना, बात को समझने की कोशिश करना। जो पूछा गया है ना, उसके ऊपर सबसे पहले नजर लगानी होती है कोडेड के क्वेश्चनों में, कि पूछा क्या है। तो पूछा FULL है, तो देखो कहीं FULL है इसमें, देखो ये रहा FUL है, यानी कि लास्ट में 3 है। लास्ट में 3 का मतलब 627 है, यानी कि उत्तर में 627 तो लास्ट में है ही है। अब लास्ट में देखो क्या है, ये L 2 बार है, यानी कि L 2 बार, तो यानी कि एक बार और होना चाहिए। तो आंसर मैच कर लो। यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दिए गए समीकरण से ऑपरेटर का पता करें। क्या करें, ऑपरेटर का पता करें। ऑपरेटर क्या है भाई, ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर का मतलब जो निशान है उसका पता करें कि यहाँ पे क्या निशान आएगा। तो आगे आपको 8-2 + 5 = 9 दिया हुआ है, और ये आपके ऑप्शन है। तो समझदारी की बात क्या है कि ऐसे क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से ही कर लो। किससे कर लो, ऑप्शन से ही कर लो। अब देखो क्योंकि यहाँ पे 9 है, तो ये आप डिवीजन उठा लो सीधा। तो जब आप 2 को 8 से भाग करोगे तो 4 आ जाएगा, प्लस के 5 9 आ जाएगा। तो सबको पता है, इसलिए मैं माइनस लेकर के फिर प्लस लेकर के फिर ये लेकर के आपका टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग पच्ची आपकी भी मैं कराना नहीं चाहूँगा, और आपका टाइम बिल्कुल भी लेना नहीं चाहूँगा। 3200 में बेची, राहुल ने एक घड़ी 3200 में बेची, ठीक है, SP है, ये सेलिंग प्राइस है। और 400 रुपये का लाभ पाया, 400 रुपये का लाभ पाया, यानी कि SP में से प्रॉफिट निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, खरीद कीमत आ जाएगी। तो 3200 में से 400 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 2800 आ जाएगा। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पेपर देने ही नहीं जाते। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में एप्लीकेशन लगाते हैं, लेकिन पेपर देने नहीं जाते हैं कि पेपर नहीं होगा मेरे से, मुश्किल आएगा, ये आएगा वो आएगा। भाई अपने आप क्यों इतना दिमाग लगाया करते हो कि पेपर मुश्किल आएगा। अब ये देखो इसमें मैथ भी कितना ईजी आया। अब ये देखो ये क्वेश्चन है, ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, व्हाट इज 50% ऑफ 3 लीटर्स। मैं आगे लेके जाऊँगा हिंदी वाले मीडियम पे। ये 46 क्वेश्चन आ चुका है। अब ये देखो अच्छा क्वेश्चन है ये बड़े बड़ों को गलत करा देता कई बार। 3 लीटर का 15% कितना होता है, 3 लीटर का 15% कितना होता है, 3 लीटर का 15% कितना होता है। अब देखो, अब 3 लीटर का पूछा है ना, किसका, 3 लीटर का पूछा है। अब भाई 3 लीटर का 15% 3 लीटर से तो कम ही होगा ना। बात को समझने की कोशिश करना, 3 लीटर का 15% तो उससे कम ही होगा ना। तो 45 लीटर को तो भगाओ पहले ही सॉरी। अब देखो, अब आपको पता है कि 3 लीटर का 15% निकालना है, तो 450 लीटर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, हटाओ। तो 2 ऑप्शन तो हमारे ये ऑलरेडी कट चुके हैं, 2 ऑलरेडी कट चुके, A और C ऑप्शन हमारे ऑलरेडी कट चुके हैं। A और C ऑप्शन हमारे क्या हो चुके हैं, पहले ही कट चुके हैं। और अब बात करो, अब बात किसकी करेंगे, अब बात करेंगे भाई 45 की और 450 की। तो अब आपको अगर क्वेश्चन नहीं भी आता होता तो आप 2 ऑप्शनों को भगा चुके होते। अब लीटर ये देखो, 3 लीटर का मतलब क्या है, 3000 मिलीलीटर है। और इसका निकालना क्या है, इसका 15% निकालना है, 15% निकालना है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 15 दिए 45, और ये 0 भी चिपका देंगे। क्या कर देंगे, 0 भी चिपका देंगे। आ रही है बात समझ में। अच्छा जी,
रुपये 4500 को राम और श्याम में 5:4 के अनुपात में बांट लिए, राम का हिस्सा क्या है? मेरे स्टूडेंट्स को तो क्वेश्चन समझ में पहले ही आ चुका होगा। राम और श्याम ने 4500 रुपये क्रम से 5:4 के अनुपात में बांट लिए, राम का हिस्सा कितना होगा? तो 5:4 टोटल प्रॉपर्टी कितनी है? टोटल प्रॉपर्टी 9 है। कितनी है? टोटल प्रॉपर्टी 9 है। और सामने से कितना दिया है? 9 पंजे 45, 5 गुना दिया है और 2 जीरो भी चिपकानी है बाद में। तो जीरो को आप भूल जाया करो, बाद में चिपका दिया करो बस। तो 9 पंजे 45, 5 गुना है। पूछा किसका? राम का पूछा। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? राम का 2500 और श्याम का 5 का 20, 2000 हो जाएगा। राम का 25 हो गया, श्याम का कितना हो गया? 20 हो गया। जीरो जीरो भी चिपका देंगे। इजी क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चनों पे आप टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें एग्जाम में कि 5:4 ये और फिर ये। दूर से देखो कि 5:4 9 पंजे 45 और फिर 5 5 25, 5 का 20। ये मेंटली क्वेश्चन होते हैं, इसके ऊपर अगर आप पेन चलाओगे तो फिर आपको लॉस भी हो सकता है। इनमें से एनर्जी यानी कि ऊर्जा का कौन सा स्रोत नॉन रिन्यूएबल यानी कि गैर नवीकरणीय नहीं है? क्या है? गैर नवीकरणीय नहीं है। क्या है? नहीं वाला क्वेश्चन मैं क्यों इतना गौर करके पढ़ाता हूँ, क्योंकि आप चेक कर लो कि आपके कितने पेपर आपने दिए, कितने आप में जो गलत करे नहीं वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम मिलेंगे आपके। तो गैर नवीकरण क्या है? सोलर इसका आंसर है, गैर नवीकरण नहीं है। क्वेश्चन है तांबा का लैटिन नाम क्या है? तो लैटिन नाम आप मेन सारे याद रखेंगे। लैटिन नाम आप सारे मेन याद रखेंगे। मैं इस वीडियो में नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक वीडियो आपको स्पेशल बना करके दूंगा अगर आप नीचे कमेंट कर पाओगे तो। तांबा का लैटिन नाम क्या है? तांबा का लैटिन नाम है कुप्रम। क्या है? कुप्रम। इसको आप अपने हिसाब से कोप्रम बोलो, कुछ भी बोलो, याद रहना चाहिए। हम हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं, हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं। आप इसको कुप्रम बोलो, कोप्रम बोलो, जैसे बोलो, लेकिन याद रखो, जैसे भी करके याद रखो। हमको कोई प्रोनाउंसिएशन से ज़्यादा लेना देना नहीं है। गोला भर के आना, कोई वहाँ पे अंग्रेज नहीं बैठे। कोई बच्चा बोलता है कि सर इंग्लिश, भाई इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आती, क्या करें? अब आप जैसे मर्जी कुछ भी करके रट लो, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। अब देखो, अब ये क्वेश्चन नंबर 50 और उसके बाद के जो क्वेश्चन हैं ये पोस्ट प्रेफरेंस क्वेश्चन हैं। अगर आपने स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का पेपर देना है, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आप ये प्रश्न पढ़ सकते हो, आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल काम आएंगे। अन्यथा आप इन क्वेश्चनों के ऊपर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी न करें, अगले सेट के ऊपर आगे बढ़ें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।